नमस्कार। एक बड़े खुलासे के साथ हाजिर हूं। मैं हूं प्रसून। पश्चिम बंगाल सरकार ने आवेदन के 24 घंटे के भीतर ही कई मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दे दिया। आरक्षण देने के लिए की जाने वाली 3 चरण की जांच भी इसे एक ही दिन में पूरी कर ली गई। कुछ मामलों में कई मुस्लिम जाति आरक्षण मांगे, इससे पहले ही उस जाति का ब्यौरा तैयार कर लिया गया। यह खुलासा पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने स्वयं किया है और सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे से इसका खुलासा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के पिछड़ा आयोग ने ऐसे ही एक मामले में खोट्टा मुस्लिम समुदाय को एक ही दिन में आरक्षण देने की सिफारिश कर दी। खोट्टा मुस्लिम जाति ने 13 नवंबर 2009 को ओबीसी आरक्षण मांगा। पिछड़ा आयोग ने 24 घंटे के भीतर ही ओबीसी आरक्षण देने की सिफारिश कर दी। इसी तरह मुस्लिम जमादार समुदाय ने 21 अप्रैल 2010 को ओबीसी आरक्षण मांगा और इसी दिन ही आरक्षण भी मिल गया। मुस्लिमों की जाति गायन और भाटिया को भी एक दिन के भीतर ही ओबीसी आरक्षण में जोड़ दिया गया। नियमानुसार जब कोई जाति आरक्षण के लिए आवेदन कर देती है तो इस संबंध में 2 सर्वे और एक बार पिछड़ा आयोग सुनवाई करता है, लेकिन इस मामले में यह सब कार्रवाई 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो गई। चट्टौर मिस्त्री मुस्लिम समुदाय के लिए पिछड़ा आयोग ने मात्र 4 दिन लिए। वहीं 10 से अधिक मुस्लिम जातियों को यही लाभ देने के लिए 1 महीना से कम का समय लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले के मामले में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल से आरक्षण से संबंधित जानकारी को कोर्ट के सामने रखने को कहा था, जिसके बाद एक खुलासा हुआ। 24 घंटे के भीतर आरक्षण देने के इस कदम पर इसलिए प्रश्न उठे क्योंकि यह प्रक्रिया स्वाभाविक तौर पर लंबी होती है। नियमानुसार जब कोई जाति आरक्षण के लिए आवेदन देती है तो उसे अपनी आबादी वाले क्षेत्र और जाति के इतिहास समेत सामाजिक आर्थिक स्थिति के संबंध में प्रमाण देने पड़ते हैं। इसके बाद पिछड़ा आयोग अपने सदस्यों या फिर राज्य के संस्कृत संस्थान के जरिए इसका एक सर्वे करता है। इसके अलावा एक सर्वे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा भी होता है। यह दोनों सर्वे पूरे होने के बाद पिछड़ा आयोग इस संबंध में सुनवाई करता है। यदि किसी जाति को आरक्षण दिए जाने के विरोध में कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर भी सुनवाई होती है। इसके लिए पहले सार्वजनिक जानकारी भी दी जाती है। इस सर्वे में आरक्षण संबंधी दावे का परीक्षण होता है। इसके बाद यदि आयोग को लगता है कि आवेदक जाति सही में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी है और इसके प्रमाण है तो उसे आरक्षण दिए जाने की सिफारिश करती है। हालांकि कई मुस्लिम जातियों के आरक्षण के आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर यह तीनों चरण पिछड़ा आयोग ने पूरे कर लिए और उन्हें आरक्षण देने की सिफारिश की। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में दावा किया है कि इन तीनों चरणों की प्रक्रिया का पालन भी किया गया, भले ही आरक्षण 24 घंटे के भीतर ही क्यों न मिला हो। हालांकि हलफनामे से साफ है 24 घंटे और 4 दिनों के आरक्षण के अलावा कुछ मामलों में मुस्लिम जातियों की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की काजी, कोटल, हजारी, लायक और खस का सर्वे जून 2015 में ही पूरा हो गया। इन जातियों ने आरक्षण के लिए आवेदन इसके 1-2 वर्ष के बाद दिया। ऐसे में जब उन्होंने आरक्षण मांगा तो ज्यादा समय नहीं लगा। इन मामलों में भी पश्चिम बंगाल सरकार 3 चरण प्रक्रिया पूरे किए जाने का दावा कोर्ट के सामने किया। पश्चिम बंगाल के पिछड़ा विभाग की वेबसाइट में रखी गई जानकारी दिखाती है कि 1994 में पहली बार वामपंथी सरकार ने किसी मुस्लिम जाति को ओबीसी में शामिल करके आरक्षण दिया था। दिसंबर 1994 में मुस्लिमों की जोल्लाह यानी अंसारी और मोमिन जाति को ओबीसी में शामिल किया गया। 1995 तक राज्य में कुल 26 जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता था। धीरे धीरे ओबीसी आरक्षण में हिंदुओं का हिस्सा घटने लगा। वामपंथी सरकार ने 1996 में एक मुस्लिम जाति फकीर सेन को ओबीसी आरक्षण दे दिया। इसके बाद 1997 में 4, 1999 में 2 और मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा और तेजी से चालू हो गया। 2002 में 2 और
2009 में 2 और मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया। 2010 में वामपंथी सरकार ने 41 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया। जहां 1994 में 26 में से एक ओबीसी जाति मुस्लिम थी, वहीं 2010 तक आते आते 108 ओबीसी जातियों में 53 मुस्लिम हो गई। 2010 के बाद वामपंथी सरकार पश्चिम बंगाल की सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल किए जाने के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। ममता सरकार ने 2011 से 2013 तक 33 और मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया। इसके बाद राज्य की ओबीसी सूची में शामिल कुल जातियों की संख्या 143 हो गई, इसमें से 86 मुस्लिम थी। यह सिलसिला इसके बाद भी जारी रहा। 2014 से लेकर 2022 तक ममता सरकार ने 36 और जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया। इनमें से 32 मुस्लिम जातियां थीं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 179 जातियों को ओबीसी आरक्षण मिलता है, जबकि इसमें 117 जातियां मुस्लिमों की हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एहतेसामुल हक, नेता टीएमसी, और तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक। हक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आप ही से कि आखिर क्या कारण है कि नजरअंदाज करके ओबीसी कोटे को मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते सारी प्रक्रियाओं को ताक पे रखा जा रहा है और मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जा रहा है? इसे कहते हैं ओबीसी आरक्षण में सेधमारी। देखिए परसुम शुक्ला जी, आज का विषय जो है ओबीसी के विषय पर, देखिए कहीं न कहीं 2010 से 2014 के बीच में केंद्र सरकार ने अभी 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट जो जारी किया था उसको जो रद्द कर दिया गया। तो ये कहीं न कहीं समझ लिए कि इसमें ओबीसी में सिर्फ मुसलमान नहीं आता है। ये परसुम शुक्ला जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ओबीसी में अदर छोटी कम्युनिटी भी आती है। तो इस तरह से कहीं न कहीं केंद्र सरकार जो है वंचित कर रही है ओबीसी पसमांद तबका जो लोग हैं उनको। मतलब हमें बहुत अफसोस होता है कि जो केंद्र में बैठी सरकार है जो ओबीसी को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, ओबीसी को नजरअंदाज नहीं कर रही है एहतेसामुल हक साहब, सुन लीजिए मेरी बात। परसुम शुक्ला जी मेरी एक बात सुन लीजिए। अभी जो 5 लाख आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, जो 5 लाख ओबीसी के सर्टिफिकेट जो था उसको कैंसिल कर दिया गया, बंगाल का, सिर्फ बंगाल का। हम लोग तो यहाँ हाई कोर्ट में मामला था, लेकिन अब एहतेसामुल हक साहब, हाई कोर्ट ने 77 जातियों को जो आरक्षण दिया था उसको कैंसिल कर दिया। आप जो बात कर रहे हैं उससे जोड़ के देखिए। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, उसी बात को आप भी दोहरा रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा था बंगाल सरकार से कि किस आर्थिक सामाजिक सर्वे के जरिए आप इस तरह का आरक्षण दे रही हैं। एक ही दिन में सारे सर्वे भी हो जा रहा है, आप सहमत भी दे रहे हैं, आरक्षण भी दे रहे हैं। तनुज दीक्षित जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुज जी, अभी मैं वापस आता हूं आपके पास। तनुज जी, 24 घंटे में मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिल जाता है बंगाल में, उसके बाद अदालती प्रक्रियाओं पे भी सवाल खड़ा किया जाने लगता है। इसे आप कितना उचित और कितना अनुचित मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको माइनॉरिटीज में आरक्षण मिलना चाहिए। अगर किसी रूप से ओबीसी या जनरल या अन्य किसी कोटे में अगर उनको आरक्षण मिल रहा है तो निश्चित रूप से ये मुझे लगता है जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि जो उस जाति के अंतर्गत आते हैं, चाहे ओबीसी में आते हो, जनरल में आते हो, अदर किसी में आते हो, अगर वो उसमें आते हैं तो उनके जो कोटा है, परसेंटेज है, उसमें कटौती होगी। अगर ऐसे दूसरी जात के अगर माइनॉरिटीज को अगर ओबीसी में आरक्षण मिलेगा या ओबीसी को जनरल में या किसी और अदर कास्ट को सब कास्ट में मिलेगा तो फिर ऐसे तो आरक्षण में जो है काफी हद तक परेशानी आएगी। जी प्रसन्न जी। तनुज जी, एक सवाल है कि आखिर मुस्लिम जातियों को क्यों बेदखल किया जाए आरक्षण के लाभ से? नहीं, मुझे लगता है बेदखल की आवश्यकता नहीं। माइनॉरिटीज के लिए हमारे यहाँ अलग से आरक्षण बना हुआ है। हमारे यहाँ जनरल के लिए अलग से आरक्षण है, ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण है, एससी एसटी माइनॉरिटीज सभी के लिए आरक्षण का अलग अलग क्राइटेरिया और परसेंटेज डिसाइडेड है हमारे यहाँ पर। तो मुझे लगता है जो है उसमें लाभ है। जो जाति जिस अंतर्गत आती है, जिस समूह जो जिस कोटे के अंतर्गत आता है, वो उस कोटे के अंदर अपना जो भी लाभ है वो ले, उसमें
एहतसामुल हक साहब, जी आपकी जी सरकार खुद हलफनामा एफिडेविट दायर करके यह स्वीकार कर रही है, और कई जातियों का आंकड़ा मैंने आपको अपने ग्राफिक्स के जरिए बता दिया कि जी 24 घंटे के अंदर ही इधर अर्जी आती है, उधर स्वीकार हो जाती है। तो इसे आप देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे, मुस्लिम बिल्कुल तुष्टीकरण नहीं, कहेंगे, पर मेरी बात सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए। इसे आप मुस्लिम तुष्टीकरण कहेंगे, या ममता दीदी की प्रशासन की विफलता कहेंगे, या लाल फीताशाही कहेंगे, या दूसरी जातियों का हक मारना कहेंगे, जो आपको सुविधा वो बोल सकते हैं आप। जी प्रसून शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अभी जो तीसरी बार सरकार केंद्र में आई है, जो बीजेपी की सरकार है, मैं 240 सीट जीत करके आई है। तो हम समझते हैं कि आपने जो आज विषय है ओबीसी के बारे में और मुस्लिम के बारे में, हमारे कहने का मतलब एक भी इसमें मुस्लिम कैंडिडेट हक नहीं साहब, है। मैं दो चीजें क्लियर कर दूं, मुस्लिम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, आपकी सरकार ने खुद हलफनामा देके बात बोली है, उस पे नहीं, बात देखिए, हो रही है, उस पे चर्चा हो रही है हमारी। देखिए मैं दूसरी बात में, मैं पहलू पर दूसरी बात में जा रहा हूँ, उसी में दूसरा पहलू जा रहा हूँ जी। मैं, कि हम लोग यहाँ पे जो हाईकोर्ट ने हमारा जो 5 लाख का जो बातिल किया था, कैंसिलेशन किया था, तो हम लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमारी सरकार, हमारी ममता बनर्जी ने खटखटाई है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि ममता बनर्जी क्या माइनॉरिटी मुसलमानों के लिए खासकर ये है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आज देखिए यहाँ सभी जाति सभी वर्ग को हमारी ममता बनर्जी की सरकार जो है, जो न्यूट्रल सरकार है, जिसमें हमारी नीति कहती है कि धर्म जात जात उत्सव सभा, तो हम समझते हैं सभी धर्म को लेकर के चलने वाली भारत की इकलौती महिला मुख्यमंत्री जो हमारे बंगाल में बैठी हुई है, सभी का साथ, सभी का विकास और सबका ये साथ देते हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि महिला मुख्यमंत्री जो है ये मुसलमानों का साथ है, नहीं नहीं, मुसलमानों का साथ हो या ना हो, विषय दूसरा है हक साहब। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, विषय ये है जो नियम बनाए गए हैं, जिसको हमने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया भी, कि जो प्रक्रियाओं में लंबा समय चाहिए, 6 महीने साल भर तक आप ले सकते थे, उसको देख लेते कि क्या सब नियम पूर्वक हो रहा है क्या, उन नियमों की अवहेलना हुई। एक ही दिन में आपके पास आवेदन आता है कि फला जाति को आप आरक्षण दे दीजिए, उसी दिन फैसला भी हो जा रहा है। इसे किस तरह की राजनीति कहेंगे? इससे क्या मैसेज देना चाहती हैं ममता बनर्जी? शुक्ला जी, ये इस तरह की नहीं है, जस्टिफाई कर करके दिया जा रहा है जो भी मतलब यहाँ बैठे हुए ऊपर में, तो इस तरह से एक ही दिन में इस तरह का नहीं है। हमने समझते हैं कि एक दिन में किसी चीज का जस्टिफाई होता है, इसमें नहीं मैंने कही है तो आपके सामने फिर से आंकड़े मैं पढ़ दूं कि नहीं ठीक है, आप जो बोल रहे हैं तो इसमें ये आंकड़े मेरे नहीं है, बंगाल सरकार की ममता दीदी की सरकार का ही आंकड़ा है, जिसमें वो बता रही है कि 2010 में इस तारीख को हमारे पास आवेदन आया और उसी डेट में 24 घंटे के भीतर ही हमने दे दिया आरक्षण। तो अब आप इसे प्रक्रियाओं का उल्लंघन मानेंगे या नहीं? नहीं, ये उल्लंघन की बात नहीं है। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ओबीसी के कैटेगरी में जो आता है, तो ये तो बहुत बड़ा समझ लीजिए स्वागत ये फैसला है इसको। तो अगर इसी तरीके से सरकार की मनमानी चलेगी तो वास्तव में उन लोगों का अधिकार मारा जाएगा जो वास्तव में वंचित हैं, शोषित हैं, दलित ऐसी बात नहीं है शुक्ला जी। ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, अप्लाई किए होंगे, जो भी अप्लाई किए होंगे ये ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट। मैं फिर कह रहा हूँ आरक्षण देने में बुराई नहीं है। नियमानुसार क्या होता है, जब कोई अपनी जात या आरक्षण के लिए आवेदन देती है तो उसे अपनी आबादी वाले क्षेत्र, अपनी जात के इतिहास समेत सामाजिक आर्थिक स्थिति के संबंध में प्रमाण देने होते हैं। इसके बाद पिछड़ा आयोग अपने सदस्यों और राज्य के संस्कृत संस्थान के जरिए इसका एक सर्वे करता है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद एक सर्वे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा भी होता है। ये दोनों सर्वे पूरे होने के बाद पिछड़ा आयोग इस संबंध में सुनवाई करता है। उसके बाद अगर लगता है कि राज्य है तब जाके आरक्षण मिलता है। जी सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात उठी, इसी मामले पे एफिडेविट मांगा गया। राज्य सरकार खुद कह रही है कि हमने हाँ किया है, लेकिन बता रहे हैं सर्वे काफी पहले हो रहा था, आरक्षण मांगा गया बाद में, हमने सर्वे पहले करा लिया। मैं फिर पूछ रहा हूँ कि ये चीजें बाकी किसी जाति के लिए क्यों नहीं हो रही हैं? देखिए ये तो देखिए, अगर न्याय की बात है और ईमानदारी की बात है तो ओबीसी की जो बाकी जातियां हैं उनमें से भी आप कुछ उदाहरण के तौर पे गिना दीजिए कि उन्होंने आज मांगा और कल उनको आरक्षण मिल गया, तो बात होगी यहाँ न्यायपूर्ण है।
तो ये जो 5 लाख जो आवेदनकारी थे जिसको 24 घंटे में मिल गया था, ये तो सिर्फ माइनॉरिटी नहीं है सर शुक्ला जी। अरे हाई कोर्ट ने रद्द किया है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के बाद आया है। जो 77 जातियों का आरक्षण का मामला था जिसको रद्द किया गया आरक्षण, उसके बाद आया। तो मैं फिर पूछ रहा हूँ कि अगर ममता दीदी की सरकार न्यायपूर्ण है तो ओबीसी में हिंदुओं की उन जातियों का नाम बता दीजिए जिन्होंने आज आवेदन किया हो, कल उनको आरक्षण मिल गया हो। ऐसे बहुत सी जाति हैं, हम नाम आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे कुछ नाम बता दीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मुस्लिम में किसको किसको मिला है। जैसे जमादार और खोट्टा मुस्लिम जाति को एक ही दिन में मिल गया है, कुछ लोगों को 4 दिन में मिल गया है। और अभी कहेंगे तो आप जो जवाब देंगे उसके बाद मैं पूरी लिस्ट लेके बैठा हूँ जी। न ठीक है, इसमें तो सिर्फ मुस्लिम नहीं होंगे, जो ओबीसी में के अंतर्गत आते हैं उनको भी ये मिला होगा। ये सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं है, ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमान। चलिए, आपने मुझे लगता है उससे अपडेट नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की चीजें जो आई हैं इससे अदालतें भी क्षुब्ध हैं। अब इसका दूसरा मकसद होता है कि क्या ऐसी चीजें सामने जब आती हैं तो समाज में एक तरीके की नाराजगी, असंतोष नहीं फैलेगा। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे तनुज जी मौजूद हैं। तनुज जी, ऐसी प्रतिक्रियाएं जब आती हैं सामने तो क्या वो बांग्लादेश का रूप ले सकती हैं? क्योंकि वहां भी आरक्षण के नाम पे ही बवाल शुरू हुआ था। तनुज जी, देखिए, निश्चित रूप से बांग्लादेश की जो स्थिति बनी है उसमें भी जो आरक्षण था उसको आप भी जानते हैं, आरक्षण का जो कोटा है उसको बढ़ाने के ऊपर ही सारा जो है समीकरण वहां पर खराब हुआ। और अगर हम मुस्लिम समाज के लिए ये बात करें कि आरक्षण के अंदर ओबीसी, खास करके ओबीसी के तहत अगर उनको आरक्षण दिए जाने की बात करें तो केरला के अंदर 30% आरक्षण का कोटा होता है। 30% के आरक्षण के कोटे में 10% जो 8% नौकरियां और 10% एजुकेशन सेक्टर में ओबीसी के तहत मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलता है। वहीं तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी पिछड़े वर्ग का इसलिए 3.5% का कोटा स्टेट गवर्नमेंट में मुस्लिमों के लिए रखा है, जिसके अंदर मुसलमानों की 95 जातियां जो है इसमें शामिल होती है। वहीं हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तो 36 प्रकार की जातियों के लिए केंद्र सरकार ने भी रिजर्वेशन ओबीसी के अंदर रखा हुआ है मुस्लिम्स के लिए। तो कैटेगराइज वाइज जो कि आर्टिकल 16 भाग 4 का जो है प्रदर्शित करते हुए ये रिजर्वेशन इसके अंदर ओबीसी के अंतर्गत रखा हुआ है, क्योंकि ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन राज्य सरकारें अपने स्तर पे एडजस्ट कर सकती हैं। जी हक साहब, देखिए, इन्होंने बड़ी साफ तौर पे पूरी कहानी बयां कर दी। इसका मतलब है कि मुस्लिमों को आरक्षण देने पे विरोध नहीं है, विरोध ये है कि जिन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना था उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। और इस तरीके से एक साफ संदेश दिया जा रहा है कि किसी के हाथ में रसगुल्ला मिलेगा, किसी के हाथ में जलता हुआ अंगारा। जी, लेकिन मैं ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ परसों शुक्ला जी, कि आप बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा डिबेट करते हैं, मैं आपका मतलब बहुत कदर करता हूँ। आप बहुत ही एपीएन के चैनल में बैठ करके जो एंकरिंग करते हैं बहुत ही फेयर करते हैं। तो मैं एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अभी 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केंद्र में बैठी एमपी बने हैं उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, क्या इस पर मैं सवाल नहीं कर सकता हूँ भारत के प्रधानमंत्री से? बिल्कुल कर सकते हैं, सवाल करना आपका अधिकार है। मजबूत विपक्ष के तौर पे आप अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शुक्ला जी जिस विषय पर बात हो रही है, आरक्षण बंगाल की बात हो रही है, मैं आपको इसीलिए मैं अभी एक सवाल किया आपको कि क्या इस पर भारत के प्रधानमंत्री, क्या मुसलमान के प्रधानमंत्री नहीं है, क्या एससी का नहीं है, क्या एसटी का नहीं है, क्या ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं है? सबके प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। नहीं, मैं वही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो सबके प्रधानमंत्री है, तो 5 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं? एक भी 93 उनके ये मिनिस्टर्स है, एमओएस मिला करके, कैबिनेट और एमओएस मिला करके, तो क्या एक भी मुस्लिम कोई है? तो ये कहीं न कहीं मुसलमानों के साथ में तो सौतेलापन 2014 से हो रहा था। इस पर भी आप मीडिया है, आप आवाज रखिए देश की। जो देखिए, आज देश में हर जाति, हर वर्ग, हर का बराबर का हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो मेरा मौलिक अधिकार है, सभी को इक्वल दिया गया, ऑल आर इक्वल। तो कहाँ हमें तो साहब, आपकी बात बहुत ही जेन्युइन है, लेकिन आप गलत आदमी से इसका जवाब मांग रहे हैं। ना मैं प्रधानमंत्री का प्रवक्ता हूँ, ना मैं बीजेपी पार्टी से कोई संबंध रखता हूँ। मैं टीवी पे बैठे सवाल बस इतना है, सुन लीजिए मेरी बात हक साहब, सवाल बस इतना है कि अभी मैं पत्रकार के तौर पे अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ,
जब वो जी, इस जी। तरह के मुद्दे आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि मुसलमान आपकी पार्टी से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, मुस्लिमों को आप हाँ। टिकट देते हैं, मुस्लिम क्यों चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद भी मुस्लिम समुदाय का जुड़ाव क्यों नहीं है। और लेकिन हमें उन लोगों से भी सवाल पूछना होगा जिनको मुस्लिम समर्थन दे रहे हैं, मुस्लिमों का समर्थन है, तो क्या वो हिंदुओं के साथ न्याय कर पा रहे हैं या नहीं न्याय कर पा रहे हैं। ये सब घटनाएं ऐसी हैं कि अगर इन पे हम चर्चा नहीं करेंगे स्वस्थ दिमाग से तो शायद जब हमारे समाज में और विभेद आए। इसीलिए जी। स्वस्थ मानसिकता के साथ हम लोगों को ये डिबेट करनी चाहिए। आप काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप बड़े साफ गोई जी। से अपनी बात रखते हैं, लेकिन आप जी। इतना तो मान लेंगे जो हलफनामा दिया गया है उसमें पश्चिम बंगाल सरकार फेल साबित हुई है, चूंकि उनको जो नियमों का पालन करना था वो हुआ नहीं है। हालांकि लास्ट में वो अपने हलफनामे में बोलते हैं कि मैंने सारी प्रक्रियाओं का पालन किया है, सर्वे पहले हो रहा था। इससे लगता है कि एक अपने लाल फीताशाही से आगे बढ़ के मनमानी हो रही है। सवाल बस जी। इसी का है कि जिसपे हाई कोर्ट सवाल खड़ा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट बार बार आपसे पूछ रही है, उसका सही जवाब आप नहीं दे रहे हैं। जो आरक्षण आपने एक दिन में दे दिया उसको 6 महीने साल भर लगा के देते, सर्वे करवा के देते, नियमों का पालन करके देते तो उसमें क्या आपत्ति थी। और जो आरक्षण मिल रहा है उसका आप लाभ लीजिए। हक साहब जी। इसके लिए आप कहीं न कहीं- बंगाल पिछड़ा आयोग को जिम्मेदार मानते हैं या ममता दीदी को? फिर सवाल कीजिए। बंगाल बंगाल पिछड़ा आयोग इसके लिए जिम्मेदार है या ममता दीदी? बिल्कुल ममता दीदी, बंगाल पिछड़ा आयोग जिम्मेदार, ममता दीदी कोई जिम्मेदारी नहीं। ममता दीदी बहुत सक्रिय काम कर रही है और समझ लीजिए कि वो हम समझते हैं जो केंद्र में बैठी हुई सरकार जो बोलते हैं सबका साथ, लेकिन सबका साथ ममता बनर्जी करते हैं। वो बोलते हैं चलिए सबका तनुज विकास। जी, अगर मान लिया जाए कि बंगाल पिछड़ा आयोग जिम्मेदार है तो अब आगे क्या? तनुज जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ओबीसी आरक्षण और बंगाल की जो कहानी है ये दरअसल मनमोहन सिंह जी की सरकार से शुरू होती है। आपको ध्यान होगा प्रसून जी, सच्चर कमेटी एक जो है मनमोहन जी की सरकार में बनी थी, उस कमेटी का काम ही ये था कि वो विस्तृत रिपोर्ट मुसलमानों के ऊपर एक सबमिट करे। ये आपको अगर ध्यान हो ये बात, और इस रिपोर्ट के अंदर उस समय 3.5% रिजर्वेशन सच्चर कमेटी के समय बंगाल में दिया गया था, जिसे बढ़ा करके ममता बनर्जी की सरकार ने 17% रिजर्वेशन ओबीसी कैडर में मुस्लिम के लिए किया है। जी जी, तो इसका मतलब है कि जाति और धर्म से उठ के शुरू से ही मुस्लिमों को भी वो फायदे मिल रहे हैं जो हिंदू जातियों को मिलते थे। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि हिंदू जातियां एक तरीके से हाशिए पे रखी जा रही हैं। इस पे हम लोगों को चिंतन और मनन करना चाहिए और ऐसा मान लेना कि कहीं सबके साथ न्याय हो रहा है तो यह राजनीतिक मीमांसा का भी उल्लंघन होगा। इस चर्चा में आप दोनों खास मेहमान जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।